दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मित्रों, विजन बिहार एजेंडा 2025 यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया मोतिहारी में। विभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद, पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी आए थे। मोतिहारी के नए ऑडिटोरियम में खचाखच भीड़ थी और उसके बीच उन्होंने जो प्रश्न रखा वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ था। और वो प्रश्न था कि अगर बिहारी आगे हैं तो बिहार पीछे क्यों है। इसको लेकर तमाम क्षेत्रों में बिहार के लोगों का जो योगदान रहा है देश विदेश में, उन सारे योगदान को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर बिहारी बाहर इतना बेहतर कर सकते हैं तो बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है, बिहार में वो कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने सीधा आरोप लगाया बिहार के दोनों भाइयों को जो 35 वर्ष से सत्ता में हैं। दोनों भाई से मतलब लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार। हालांकि ये दूसरी बात है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने मंच से कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन बात राजनीति की ही होती रही। बहरहाल जो प्रश्न उन्होंने उठाए निश्चित रूप से बिहार के विकास में जो अड़चनें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर था। और उन्होंने जो उपस्थित लोग थे, जो आम आदमी है, जनता है, उससे यही निवेदन किया कि यह प्रश्न आप अपने नेताओं से पूछिए कि आखिर बिहारी आगे हैं तो बिहार पीछे क्यों है। लेकिन इस कार्यक्रम ने जहां आम आदमी को उनके जो विचार हैं उनसे प्रभावित किया, वहीं जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, उन लोगों ने कई प्रश्न खड़ा कर दिया। वो प्रश्न क्या है यह आप भी सुनिए। एक तरफ प्रशांत किशोर लगभग इन्हीं मुद्दों को बहुत पहले से 2 अक्टूबर 2022 से इन्हीं मुद्दों को लेकर पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं जन सुराज के माध्यम से। वहाँ भी वो मजदूरों के सप्लायर होने की बात करते हैं कि बिहार मजदूरों का सप्लायर हो गया है, बिहार पिछड़ा क्यों है, उसका कारण बता रहे हैं। जन जन के बीच गांव गंवई में जाकर पैदल यात्रा कर वो इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं और लोग उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। चूँकि उसका सीधा उदाहरण, सीधा प्रमाण यह है कि छपरा में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में प्रशांत भूषण का भ्रमण हो चुका है, वहाँ कितना बड़ा असर हुआ कि एक साधारण से शिक्षक ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली। वो भी किससे? तो दिग्गज नेता रहे केदार पांडे, जो अब स्वर्गीय हैं, उनके पुत्र से वो सीट छीन लिया। वहीं भाजपा के बड़े नेता महाचंद्र प्रसाद को भी हार का मुंह देखना पड़ा। तो एक प्रश्न उठा कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी जो काम प्रशांत किशोर जन सुराज के माध्यम से कर रहे हैं, उसी काम को थोड़े दूसरे ढंग से केवल बुद्धिजीवियों को लेकर, सेलेक्टेड लोगों को लेकर तो शुरू नहीं किया है कि कहीं ये प्रशांत किशोर ने जिस तरह अपना अभियान चलाया है उसी अभियान का एक छोटा रूप तो नहीं है, यह प्रशांत किशोर के उस अभियान का जवाब तो नहीं है। ये क्या है, इसका विश्लेषण आप करिए। वहीं दूसरा प्रश्न उठा, और दूसरा प्रश्न ये कि उन्होंने मंच से कहा कि यह मंच, विवाह का जो मंच है, जिसको लेकर बिहार के पिछड़ेपन की बात, सवाल वो उठा रहे हैं और अब तक उन्होंने 14 जिलों में कार्यक्रम कर लिया है, तो कहने को ये गैर राजनीतिक मंच है, लेकिन बात राजनीति की हो रही है। पिछड़े
35 वर्षों की हो रही है। अलबत्ता जब उनसे पूछा गया कि इन 35 वर्षों में भाजपा की भी बड़ी सहभागिता उस शासन में रही है, सरकार में रही है, तो उन्होंने सीधा कहा कि ये जवाबदेही सभी की है। मतलब उन्होंने भाजपा पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाया। कहने का मतलब कि पूरी तरह राजनीति ही चल रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये ढूंढने की बात है, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि यह जो कार्यक्रम है, जो विज़न बिहार 2025 है, यह 2025 के चुनाव को लेकर ही चलाया जा रहा है। एक प्रश्न ये उठता है कि आज से नहीं, लगभग 35 वर्षों की राजनीतिक यात्रा तय कर चुके हैं श्री राजीव प्रताप रूढ़ी। तो 35 वर्षों के बाद उनको एकाएक कैसे याद आ गया कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार का विकास होना चाहिए। इसके पहले उन्होंने कौन कौन से कदम उठाया। हालांकि कार्यक्रम के बीच उन्होंने सदन में दिए गए अपने संभाषण का भी वीडियो बताया, जिसमें वो बिहार की बात कर रहे थे। स्वाभाविक है, बिहार के छपरा से सांसद चुने जाते हैं तो बिहार की बात करते होंगे, लेकिन जिस अभियान के तहत अभी वो लगे हुए हैं, इस तरह की बात पहले कभी नहीं आई थी। तो आखिर इस अभियान को शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब इसको भी लेकर कई तरह की बात हो रही है। पिछले दिनों दरभंगा में इसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी जी, और वहाँ उनके संबोधन में वो दर्द, वो गुस्सा कहीं ना कहीं छलक गया, जिसमें उन्होंने लहरियासराय के ऑडिटोरियम में कहा कि 28 और 29 जनवरी को इसी मंच पर भाजपा की बैठक थी और भाजपा के कार्य समिति की उस बैठक में मैं भी आया था, लेकिन मुझे मंच पर बुलाया भी नहीं गया। मैं दर्शक दीर्घा में बैठा रहा और वहीं से मैंने नेताओं का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी तकलीफ नहीं है और तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका महत्व ही क्या है। अब क्यों कोई आपको बुलाएगा? अब ये कहने को दो शब्द हैं, लेकिन इस शब्द के पीछे का दर्द कितना बड़ा था यह सोचने की बात है। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा राजीव प्रताप रूढ़ी को दरकिनार तो नहीं कर रही थी कि कार्य समिति की बैठक में राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे महत्वपूर्ण दिग्गज नेता, जिनका 35 वर्षों का राजनीतिक जीवन रहा है, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, कई विभाग के मंत्री रहे हैं, उनको नहीं बुलाया जाना, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नहीं बुलाया जाना मंच पर। और उसके बाद जो दर्द जो उन्होंने बयान किया, वो तो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं, जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं, वो कहीं ना कहीं श्री रूढ़ी जी से असंतुष्ट है। अब सोचने की बात यह है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे व्यक्तित्व को भाजपा के कार्य समिति की बैठक होती है और उसमें मंच तक नहीं बुलाया जाता, तो ये साधारण बात नहीं है। ये तभी संभव है जब भाजपा के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनका कहीं नहीं, उनकी सहमति होगी, उनका इशारा होगा। तो आखिर भाजपा के शीर्षस्थ नेता की असंतुष्टि का कारण क्या है, इसको भी देखते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव, जब ये कोरोना के बाद और बाढ़ की स्थिति थी, उस समय जब वो घूम रहे थे, तो उन्होंने एम्बुलेंस के मामले पर इन पर रूढ़ी जी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि रूढ़ी जी भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था और अपनी बातें रखी थी, लेकिन एक बड़ा आरोप लगा था रूढ़ी जी पर एम्बुलेंस को लेकर, एम्बुलेंस घोटाले को लेकर। वहीं एक मामला और जो भीतर की बात है वो ये है कि जब राजीव प्रताप रूढ़ी के मंत्रालय के अंतर्गत स्किल इंडिया की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा स्किल इंडिया, लोगों को
स्किल्ड करने के लिए, युवाओं को स्किल्ड करने के लिए इस तरह का एक प्रयोग हुआ था। और यह प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं ना कहीं एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और यह स्किल डेवलपमेंट योजना राजीव प्रताप रूढ़ी जी के हाथ में था। लेकिन जिस तरह अन्य विभागों में बेहतर काम रूढ़ी जी का होता रहा, इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी दिखी। और इसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई कि स्किल इंडिया के जितने भी जो प्रशिक्षण केंद्र थे बंद थे, ये भी बातें कई जगह से आई कि उसमें गलत प्रमाण पत्र देकर बंदरबाट किया गया। तमाम तरह की बातें आई। कहीं कहीं ये भी बात आई कि एक ही जाति के ज़्यादा लोग उसमें रख दिए गए। ये तमाम तरह की बातें आई। हालांकि ये सब इंटरनल बात था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मोदी जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट किसी न किसी कारण से, कारण चाहे जो भी रहा हो, यह अपेक्षाकृत सफल नहीं हो पाया। और यह कहीं ना कहीं मोदी जी के असंतुष्टि का कारण रहा होगा। अब एक और विषय को लेते हैं, और वो विषय है कि भाजपा के अंदर खाने जो चीज़ें चल रही हैं, यह पिछले कई दिनों से चल रहा है कि भाजपा के कई पुराने सांसदों को टिकट से इस बार भाजपा वंचित कर देगी। मतलब 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें भाजपा कहीं ना कहीं वैसे लोगों को चिन्हित की हुई है जिनको टिकट नहीं देगी, जो पुराने नेता हैं, जो सांसद रहे हैं, जो विधायक रहे हैं। तो अगर 24 और 25 के लिए इस तरह की सोच भाजपा का है, तो कहीं ना कहीं टिकट कटने वाले में जो भीतर खाने चर्चा चल रही है, उसमें ये बातें भी सामने आ रही है कि इसमें रूढ़ी जी का भी टिकट कट सकता है। तो क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है? प्रेशर पॉलिटिक्स मैं इसलिए कहा हूँ कि आज यहाँ जो बैठकें हुई हैं, जो आज आयोजन हुआ था जिस कार्यक्रम का, उस कार्यक्रम के आयोजन के बाद कई लोगों ने, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जातीय आधार पर तो ये कार्यक्रम नहीं हुआ है, इस तरह की बात भी निकाली है, इस तरह का भी चर्चा हुआ है। हालांकि इस बात में कहीं दम भी दिखता है, इसलिए कि मन से राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने यह बात की कि जब मैं सहरसा गया था तो लोगों ने कहा कि ब्राह्मण नहीं आएंगे, तो ब्राह्मण आए। फिर मैं फलाने जगह गया तो वहाँ हुआ कि फलाने जात के लोग नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग भी आए हैं। यहाँ भी ये कुशवाहा हैं, और ये मतलब कई जातियों के लोग हैं, यह यहाँ बताने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि जो कार्यक्रम था उस पर एक जाति विशेष का ही प्रभाव दिखा। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के जो यहाँ नेता हैं, लोकल नेता हैं या जो भी है, वो एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिए थे। मात्र एक विधायक थे जिनका नाम था राणा रणधीर सिंह, और विधान पार्षद महेश्वर सिंह। लेकिन कई दूसरी जाति के भी लोग थे। हालांकि लोगों का कहना है कि दूसरी जाति के जो लोग थे उनको वहाँ केवल ये प्रतिष्ठापित करने के लिए बैठाया गया है कि सारे लोग हैं, लेकिन कहीं एक कार्यक्रम जातीय आधार पर तो नहीं हो रहा है। यह भी प्रश्न कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के बाद उठा है। लेकिन उन्होंने मन से ये कहा कि मैं भाजपा का हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हूँ, और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए भाजपा ने मुझे निर्देशित नहीं किया है, मुझे इच्छा थी, मुझे इस तरह की प्रेरणा मिली कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं, और इसलिए मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सारे लोगों को, जो बिहार के निवासी हैं, जो बिहारी हैं, उन्हें अपने सांसदों से, विधायकों से, नेताओं से ये पूछना चाहिए कि
बिहार पीछे क्यों है अगर बिहारी आगे हैं तो। दूसरे प्रदेशों में, दूसरे कार्य में, दूसरे व्यवसाय में, हर जगह बिहारी आगे हैं तो फिर बिहार पीछे क्यों है, ये पूछना चाहिए। उन्होंने बिहार के उद्योग धंधे आदि पर भी चर्चा उठाया और कहा कि मैंने छपरा में अपने क्षेत्र में 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर मैं ला सकता हूं तो बिहार में 26 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों नहीं आया, विदेशी निवेश क्यों नहीं आया, इस पर भी उन्होंने प्रश्न उठाए। कहीं ये भाजपा का कोई अंदरूनी एजेंडा तो नहीं है, यह भी बात आई। हालांकि इस बात से सहमति नहीं जताई जा सकती है, क्योंकि अभी जिस तरह भाजपा रूढ़ी जी को दरकिनार कर रहा है, वैसे में इस तरह का भाजपा का साइलेंट एजेंडा होना संभव दिखता नहीं है। तो इस कार्यक्रम के बाद जो भी बातें राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा, विश्लेषकों द्वारा सामने आई है, मैंने आपके सामने रखा। तो अब आपको तय करना है कि जो प्रश्न उठ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, उसमें कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है। जो भी बात आपके जहन में आता है, आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, निश्चित रूप से वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसकी पुष्टि कीजिएगा। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो निश्चित रूप से मेरा निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुंचे, और साथ में अपना कमेंट जरूर दीजिए। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है, हमारा दिशा निर्देशन करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मत अभिमत। कोटिशः आभार।